के न्यूज चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। राजेंद्र शुक्ला जी का एक विशेष इंटरव्यू सुनाना चाहूंगा आपको। क्या बोले समदड़िया पर राजेंद्र शुक्ला, चलिए सुनते हैं कि समदड़िया के विकास पर या समदड़िया को दी गई जमीनों पर क्या प्रतिक्रिया दी राजेंद्र शुक्ला जी ने। रीवा में कौड़ियों के दाम को बेचने वाला सवाल तो ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मैंने जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनी थी तो मैंने ये कहा था कि अब तो आपकी सरकार बन गई है, क्योंकि हर चुनाव में ये मुद्दा आता है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ये मुद्दा गायब भी हो जाता है। तो 18 के चुनाव में आपको मालूम होगा कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी और मैं विधायक बन गया था। तो मैंने धन्यवाद सभा में पहले ही कहा था कि अब तो आपकी सरकार बन गई है, अब करा लो जाँच, और यदि सुई के नोक के बराबर भी कोई गड़बड़ी मिल जाएगी कि मैंने ये कोई घर की खेती तो है नहीं कि सरकारी ज़मीन कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी को कौड़ियों के दाम दे सकता है। उसका एक प्रोसीजर होता है, एक रीडेंसिफिकेशन स्कीम है। उस रीडेंसिफिकेशन स्कीम में कलेक्टर के यहाँ से प्रस्ताव बनता है, फिर वो हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर के यहाँ जाता है, फिर वो प्रमुख सचिव के डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वहाँ से चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाता है। और चीफ सेक्रेटरी जब उसमें डिसीजन करते हैं तो 12 विभागों के पीएस बैठे रहते हैं वहाँ पर, जो पीपीआर को अप्रूव करते हैं, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर डीपीआर को अप्रूव करते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर टेंडर होता है, फिर टेंडर को अप्रूव करते हैं। वो 12 लोगों की कमेटी ये डिसीजन करती है कि ये ज़मीन फलाने व्यक्ति के ऑफ़र को देना है कि नहीं देना है। उसमें मंत्री का क्या रोल है या विधायक का क्या रोल है। लेकिन जनता चूँकि हम 100 बार झूठ बोलेंगे तो सच मान लेगी, इस आधार पर इस तरह की बातें फैलाने का काम करते हैं। तो मैंने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी गड़बड़ी मिल जाएगी तो मैं विधायकी तो छोड़ो, जीतने के बाद भी मैं विधायकी छोड़ दूंगा और राजनीति भी छोड़ दूंगा। उसके बाद सारे लोग शांत बैठे रहे। 15 महीने सरकार चलाया ना कोई, क्योंकि उनको मालूम था कि बड़े ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से सरकार की इस प्रकार की ज़मीनों को देने का काम सरकार करती है। और उसमें अधिकारी एक अधिकारी नहीं है कि दे दे, उसमें 12-12, 15-15 प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी रहते हैं। तो ये इस तरह की आधारहीन बातें करके लोगों ने पिछले 3 चुनावों में इसको मुद्दा बनाया और तीनों बार उनको मुंह की खानी पड़ी। राजेंद्र जी, शुक्ला जी की कुछ खास बातें, डिप्टी सीएम बनने के बाद क्या मॉडल पेश किया जाएगा और क्यों यहाँ के छात्र जा रहे हैं रीवा से भोपाल इंदौर पढ़ने, उस पर भी राजेंद्र शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी। में भोपाल और इंदौर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है सारे प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉलेज में और हॉस्पिटल्स में तब आता है जब वहाँ पर उनको ये भरोसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा वो इंस्टीट्यूशन चलेगा। रीवा को मैंने पहले ही बताया कि रीवा की ये स्थिति हो गई थी कि रीवा को लोग तहसील से बड़ा नहीं मानते थे। यहाँ आने जाने के लिए सड़कें 2 लेन होती थी, चारों तरफ से आने की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर था कि यहाँ पर जिस ज़माने में भोपाल इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और अन्य इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट हुए, उस समय रीवा में इन्वेस्ट करने को कोई सोचता भी नहीं था, प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने को कोई सोचता नहीं था। लेकिन जब से रीवा में ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो आप देखिए कि अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस बनने भी शुरू हो गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी 2-2 आने के लिए अपनी कोशिशें कर रही हैं। रेडिसन का 5 स्टार होटल यहाँ पर आ रहा है, साया जी का होटल यहाँ पे आ ही गया है, अपोलो का हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो ये अब इन्वेस्टमेंट का वो दौर शुरू हो गया जिसके लिए ज़रूरी था रीवा में ये हमें साबित करना कि रीवा में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा डेस्टिनेशन रीवा है। इरिगेशन का नेटवर्क नहीं होने से यहाँ पर गरीबी थी। यहाँ के बच्चे छोटी छोटी नौकरियों के लिए नागपुर में छोटे छोटे होटलों में जाते थे, क्योंकि यहाँ पर 10 एकड़ के किसान के पास भी ये परिस्थिति थी कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए मजबूर होते थे। अब वही किसान की स्थिति हो गई कि मैं जब उन किसानों से पूछता हूँ कि क्या है अब बच्चों को भेजना है, कोई भूटान भेजने के लिए तैयार हो जाता था अपने 18-19 साल 20 साल के बच्चे को, तो अब वो मुस्कुरा के कहता है कि अब तो इतना भूसा हम बेच लेते हैं कि 4-5 लोगों को तो इस प्रकार की छोटी नौकरी मैं खुद ही दे सकता हूँ, अब अपने बच्चों को भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो रीवा पिछले 20 सालों के साधना के बाद, बहुत प्रयास के बाद अब जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो अब आप देखिए कि ब्रांडेड शोरूम्स से लेके शॉपिंग मॉल से लेके सारी चीज़ें आ रही हैं और हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, कॉलेजेस भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स भी आ रहे हैं। तो आने वाले 2-4 सालों के अंदर आप देखना
कि जिस तरह से इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, तो 50% लोग अब नागपुर जाना कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन कम हो गए हैं, क्योंकि 2200 एंजियोप्लास्टी हमारे सुपर स्पेशलिटी में हो चुकी है, जो कोई सोच नहीं सकता था। यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और 2200 एंजियोप्लास्टी के जो ऑपरेशंस यहाँ पे हुए हैं, उसमें से 2000 आयुष्मान कार्ड वाले हैं। आपको जान के ये खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि गरीब लोग जो बाहर जा नहीं जा सकते थे और रात में सोते हुए कभी भी वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, वो यहाँ पर जाकर एंजियोग्राफी कराते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी उनकी हो जाती है और 1 रुपया उनका नहीं लगता, क्योंकि आयुष्मान कार्ड दे देते हैं। तो अब ये जो सुधार की दिशा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मौजूद किया, जिस काम के लिए किया, हमें रीवा को एजुकेशन हब बनाना है, हमें कोटा को पीछे करना है, हमें रीवा को मेडिकल हब बनाना है, नागपुर को इस मामले में हमको पीछे करना है। उसके लिए जो ज़रूरी ढांचा था वो हमने अब तैयार कर लिया है। मार्च में हमारा ATR 72 प्लेन भी शुरू हो जाएगा, उससे भी लोग अट्रैक्ट होंगे। मैं जब इंडस्ट्री मिनिस्टर था और मैं कहता था कि आओ रीवा में आइए, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जाता था और कहता था कि MP में इन्वेस्टमेंट करिए, और उसके बाद मैं अलग से उनसे कहता था कि रीवा आइए, क्योंकि रीवा UP से लगा हुआ है, जहाँ 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, पूर्वोत्तर राज्य का गेटवे है हमारा रीवा, तो इसलिए रीवा आइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। तो वो कहते थे कि रीवा में एयरपोर्ट है क्या, तो मैं निरुत्तर हो जाता था कि ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, और एयरपोर्ट ना होने से टूरिज़्म और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो एयरपोर्ट बन रहा है, तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा 2-4 सालों के बाद कि आपको यहाँ पर कॉलेज बनाने वाले, स्कूल बनाने वाले, यूनिवर्सिटी बनाने वाले रीवा में अब होड़ लगाएंगे ज़मीन लेकर अपने इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए। उनको मालूम है कि पेइंग कैपेसिटी यहाँ बढ़ गई है रीवा की। अभी भी आप करिए कि रीवा के लोग बाहर जा रहे हैं, तो यदि यहाँ पर होगा तो फिर वो बाहर नहीं जाएंगे। तो अब आने वाले दिनों में ये सुधार के लिए जो ज़रूरी, अभी 20 सालों में लगभग रीवा का आपने नक्शा बदल दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या इको पार्क की बात करें, अगली दफ़ा क्या प्लान है, क्या मॉडल पेश कर रहे हैं विकास का? एक तो सिंचाई का रकबा 3 लाख एकड़ में जो पहुंचा है उसको 9 लाख एकड़ तक ले जाएंगे। उससे यहाँ पर आर्थिक क्रांति होगी। हवाई अड्डा हमारा मार्च में शुरू हो जाएगा, उसको जल्दी पूरा कराएंगे मार्च तक में, और उसके बाद औद्योगिक निवेश आएगा तो उद्योग क्रांति होगी। और पर्यटन, इस हवाई अड्डे के कारण लोग आसानी से मुकुंदपुर टाइगर सफारी देखने आएंगे, इको पार्क देखने आएंगे, यहाँ पर चित्रकूट जाएंगे, मैहर जाएंगे, तो पर्यटन की क्रांति होगी। और 3 क्रांति जहाँ हो जाती है वहाँ पर बेरोजगारी दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलती है। वही मेरा अगला सवाल ही था सर कि युवा वर्ग आपसे ज़्यादा प्रभावित है क्षेत्र में, कि भाजपा के प्रति उनका रुझान ज़्यादा देखने को मिला है। तो भाजपा की तरफ से अगली अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? हमने आपको बताया ना कि हरित क्रांति, उद्योग क्रांति और पर्यटन की क्रांति, ये तीनों जब यहाँ पर हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा आने वाले 5 सालों में, तो उसके बाद इतने रोजगार के अवसर पैदा होंगे कि बेरोजगारी की समस्या समाप्त। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।